सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारे। हाजम ग्रह प्लैनेट हाजम आरव द्वारा अब तक देखे गए ग्रहों में सबसे लुभावना और सुंदर ग्रह था। यह एक अलग ही तरह की सुंदरता थी, जहां गहरे नीले रंग के पौधे थे और हरे रंग की त्वचा वाले मूल निवासी। यहाँ सबसे अजीबोगरीब धब्बेदार जानवर थे और यह उन दुर्लभ ग्रहों में से एक था जहाँ गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान था। अगर कोई एक चीज थी जो आरव को इस ग्रह के बारे में पसंद नहीं आई, तो वह हवा में गंधक सल्फर की तीखी गंध थी, जो सड़े हुए अंडों जैसी लग रही थी। लगभग घर जैसा ही महसूस हो रहा है, आरव ने उदासी से सोचा, क्योंकि हाजम आने के बाद उसे पृथ्वी की थोड़ी याद आ गई थी। भाग्यवश हाथ में मौजूद मिशन के कारण उसने इस विचार को अपने दिमाग में ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और तुरंत टेलीपोर्टेशन सेंटर से बाहर निकलकर पास के किसी टैवर्न की तलाश में निकल पड़ा। आरव कोई प्रशिक्षित हत्यारा नहीं था, लेकिन वह इस बात से परिचित था कि बचपन के गुरु चेतन द्वारा सिखाए गए बुनियादी नियमों के साथ हत्या के मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता है। सचेतन कहते थे कि एक सफल हत्या मिशन का पहला कदम लक्ष्य के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करना है, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए ढीली जुबान वाले पियक्काओं से बेहतर कोई जगह नहीं है। चेतन की सीख पर भरोसा करते हुए आरव कोजी टैवर्न की ओर चल दिया, जो काफी व्यस्त जगह लग रही थी और वहां बहुत सारे घमंडी लोग दिख रहे थे। आरव के लिए अपना काम करने के लिए यह एक आदर्श स्थान था। एक बियर आरव ने एक कप साइज वाली एक हरी त्वचा वाली मूल निवासी महिला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाप रे, ये तो काफी बड़े हैं। आरव ने सोचा जब उसके सामने बियर का एक जग लाया गया। वाह, अब मुझे समझ आया कि इस जगह पर इतने ग्राहक क्यों हैं। आरव जोर से बुदबुदाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि पड़ोसी ग्राहक उसकी बातें साफ साफ सुन लें। चांदनी को पहली बार देख रहे हो? उसके बगल वाले आदमी ने पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं हर बार इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। वह आदमी हंसा, वह आरव की बात से सहमत था। आमीन भाई। आरव ने अपने मास्क के नीचे से बियर की घूंट भरी और कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहने दिया। उसने चुपचाप उस आदमी का निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के बाद कि वह आरव की तरह ही लाइट फैक्शन का खिलाड़ी है, उसने धीरे से कहा, क्या तुमने ताज़ा अफवाह सुनी है मेरे दोस्त? उस आदमी की दिलचस्पी जागी और उसने उत्सुकता से पूछा, कैसी अफवाह? आरव उसके करीब आया, कमरे का जायजा लिया और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, शुक्ला परिवार का युवा मास्टर वह सकुबी और डार्क फैक्शन की महिलाओं के साथ बिस्तर गर्म करता है। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपनी ड्रिंक पी और कहा, मेरे दोस्त, ये तो सार्वजनिक जानकारी है। शुक्ला परिवार का युवा मास्टर हर दिन 3 अलग अलग महिलाओं के साथ सोता है। यहाँ तक कि हमारी प्यारी चांदनी को भी 1 हफ्ते तक उसका बिस्तर गर्म करने के लिए मजबूर किया गया था, जब तक कि वह उससे उब नहीं गया और उसे बाहर नहीं फेंक दिया। उस आदमी ने ये शब्द नफरत और घृणा के साथ कहे, जिससे आरव को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि शुक्ला परिवार का वारिस एक चरित्रहीन व्यक्ति था। लेकिन क्या वह लड़का बहुत कमजोर नहीं है? उसमें ऐसी सुंदर महिलाओं को वश में करने की क्षमता कैसे है? आरव ने हवा में तीर छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि सिस्टम उसे ऐसे लक्ष्य को मारने का मिशन नहीं देगा जिसे संभालना उसके बस से बाहर हो। हाँ, वह टिया एक कचरा है, लेकिन उसके गार्ड और गुर्गे सभी टिया 3 और उससे ऊपर के हैं। इसके अलावा शुक्ला परिवार प्रभावशाली है, कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। उस आदमी ने उदासी से जवाब दिया और काम कर रही चांदनी पर एक हसरत भरी नजर डाली। आरव ने इसे तार लिया और समझ गया कि वह आदमी चांदनी से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आरव ने 2000 स्वर्ण सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उस आदमी को थमा दी। आज उसे अच्छी टिप देना, शायद पैसा उसका दिल बदल दे मेरे दोस्त। आरव ने अपनी बियर खत्म करते हुए दार्शनिक अंदाज में कहा। वह आदमी इतनी धन दौलत अचानक अपने हाथ में देखकर दंग रह गया। आरव के प्रति उसकी सतर्कता खत्म हो गई और उसने चमकती मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। हाँ, कोई बात नहीं, आरव ने चांदनी से बिल मांगते हुए कहा। अगर तुम्हें शहर में किसी चीज की जरूरत हो तो बस इन इलाकों में फौरन को आवाज लगा देना। मैं हफ्ते के किसी भी दिन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उस आदमी ने अपनी पहचान बताते हुए कहा। आरव ने बिल चुकाया, फिर उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि एक दिन कोई खड़ा हो और उस शुक्ला कमीने को हमारी प्यारी महिलाओं को अपवित्र करने का मजा चखाए। फारन ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ।
असल में हाल ही में एक अफवाह उड़ी थी कि शुक्ला परिवार के युवा मास्टर ने एक डार्क एल्फ का बलात्कार किया और अब उसका भाई उसके खून का प्यासा है। वह लड़का टियर 3 है और प्रतिभाशाली है, शायद वह इसे अंजाम दे सके। ये जानकारी सुनते ही आरव की आंखें चमक उठीं। यह उसके कानों के लिए संगीत जैसा था, क्योंकि अब उसके पास एक प्रारंभिक योजना थी कि वह इस हत्या का दोष डार्क फैक्शन पर कैसे मढ़ेगा। ऐसा लगा कि सराय का उसका दौरा सफल रहा। इस बीच आदित्य को अपने नए शरीर में अजीब लग रहा था। हर बार जब वह अपनी आंखें खोलता तो दुनिया उसके अपने शरीर की तुलना में बहुत विशाल महसूस होती थी। एक इंसान के साथ सामान्य रूप से चलना भी उसके लिए असंभव सा काम था। एक इंसान की सामान्य चाल के साथ तालमेल बिठाने के लिए उसे मूल रूप से जॉगिंग, धीमी दौड़ करनी पड़ती थी, और स्थिति को और भी खराब उसकी लंबी दाढ़ी बना रही थी जिसमें लगातार खुजली होती थी। क्या तुम कोई इंसानी शरीर नहीं ढूंढ सकते थे? आदित्य ने गुनिर से चिढ़ते हुए पूछा। पुजारी ने मुझे शरीर का इंतजाम करने के लिए कहा था, सो मैंने कर दिया। यह नहीं बताया गया था कि शरीर कैसा होना चाहिए। गुनिर नाम के उस बौने ने अकड़ कर जवाब दिया। ये तो सामान्य समझ की बात है ना? आदित्य ने शिकायत करते हुए पूछा। उसे एहसास हुआ कि उसके छोटे अंगों के कारण युद्ध में उसकी गतिशीलता बुरी तरह प्रभावित होगी। अब मैं लड़ाई में बेकार हूँ, क्या करूँ? यही एक चीज थी जिसमें मुझे मजा आता था। आदित्य कराह उठा, जबकि गुनिर हंस पड़ा। तुम हथियार बनाते हो, यही तुम्हारा काम है। तुम ऐसे हथियार बनाते हो जो साम्राज्यों को उखाड़ फेंकते हैं। गुनिर ने गर्व के साथ जवाब दिया। शुक्ला परिवार की हवेली ढूंढना आसान था। किसी भी अन्य अहंकारी परिवार की तरह शुक्ला परिवार की हवेली भी शहर के बीचों बीच बनी थी और चारों ओर से अति अमीर और रईसों से घिरी हुई थी। वहां टियर 2 और टियर 3 के सैनिक हवेली की रखवाली कर रहे थे, और हालांकि घर के चारों ओर सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन वो पूरी तरह से अभेद्य नहीं थी। आरव ने घर के कई चक्कर लगाए और यहाँ तक कि पड़ोसियों की छतों पर भी चुपके से घुस गया, जब तक कि उसे एक पड़ोसी की ऊंची खिड़की के पास सही जगह नहीं मिल गई, जहां से उसे माधव शुक्ला के कमरे का साफ नजारा दिख रहा था। माधव शुक्ला बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने सोचा था। मोटा, बदसूरत और काफी हद तक वैसा ही जैसा आरव अपने पुनर्जन्म से पहले दिखता था। बस फर्क इतना था कि माधव शुक्ला की त्वचा छिपकली जैसी हरी थी। अयाश कमीने, आरव ने सोचा जब उसने देखा कि उसके बिस्तर पर 2 महिलाएं बंधी हुई थीं, जबकि तीसरी उसका मनोरंजन कर रही थी और चौथी उसे अंगूर खिला रही थी। आरव ने निशाना, हवा की गति और फिर अपने भागने के रास्ते की जांच की। फिर वह पड़ोसी की खिड़की से नीचे उतरा और गलियों में गायब हो गया। आरव के मन में अब एक स्पष्ट योजना थी। हत्या के लिए चुना गया हथियार उस व्यभिचारी कमीने के सीधे दिल पर लगने वाला एक जहरीला तीर होने वाला था। डार्क एल्फ और माधव शुक्ला के बीच चल रहे खून खराबे के कारण आरव खुद पर से दोष हटाने में सफल हो सकता था। खुश होकर आरव ने अपने धनुष, तीर और जहर के लिए ब्लैक मार्केट की खाक छाननी शुरू की। उसने अपने चेहरे से कंसीलर मास्क हटा दिया और अपनी आंखों पर धूप का चश्मा और नाक तक ढकी हुई काली हुड पहनकर गलियों में घूमने लगा। अपने पैसों का उपयोग करके आरव जहर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से सुरक्षित करने में सफल रहा, जबकि एक उपयुक्त धनुष और तीर ढूंढना और भी आसान था। हालांकि आरव ने कभी भी अपनी पहचान विक्रेताओं के सामने उजागर नहीं की, लेकिन हुड पहनने से पहले उसने अपने कानों पर एक छोटी लकड़ी की डंडी बांध ली थी, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके कान एल्फ की तरह नुकीले हैं। संदेह के बीज बो दिए गए थे और लक्ष्य के स्थान की रेकी पहले ही की जा चुकी थी। अब आरव हत्या के मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार था। इस बीच रीतू को थंडर नेशन में डार्क फैक्शन के ठिकाने पर वापस ले जाया गया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह किसी संदिग्ध इलाके में नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच हलचल वाले इलाके में स्थित था। डेस्मंड, रीतू ने एक ऐसे व्यक्ति को देखकर सवाल किया जिसने बेहद औपचारिक लेकिन शानदार ढंग से सिले हुए वस्त्र पहने थे। अपना घिनौना चेहरा देखो रीतू, अगर मैं किसी को बताऊं कि तुम कभी लॉर्ड धीर की सेना में सेवारत जनरल थे, तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, डेस्मंड नाम के राक्षस ने कहा। डेस्मंड वर्तमान में ध्रुव की सेना में एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत था। उसकी झूठी कहानी यह थी कि बचपन में उसे राक्षस जाति ने छोड़ दिया था और राक्षस होने के बावजूद वह लाइट फैक्शन के प्रति पूरी तरह वफादार था। बेशक ये पूरी कहानी उन उच्च अधिकारियों द्वारा बनाया गया एक झूठ था जिन्होंने पहले ही ध्रुव की परिषद में घुसपैठ कर ली थी। अब डेस्मंड एक पुलिस अधिकारी की पदवी के साथ अपने काले कारनामों को अंजाम देते हुए एक लाइट फैक्शन नागरिक का आरामदायक जीवन जी रहा था। उस सोलमेंसर ने मुझे बहुत तड़पाया है, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की हड्डियों की कसम खाता हूँ कि इस मामले में आखिरी जीत मेरी होगी।
रीतू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया। डेस्मंड ने कुछ देर रीतू का अध्ययन किया, फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, वह दिन बहुत जल्द आ सकता है रीतू। मैंने इस बार तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि लॉर्ड धीर तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि यह एक शानदार मौका है, तुम्हारे लिए वह सब कुछ वापस पाने का मौका जो तुमने खो दिया है। बस तुम्हें लॉर्ड के लिए एक छोटी सी वस्तु प्राप्त करनी होगी। प्रभु धीर के लिए कुछ भी, डेस्मंड, यहाँ तक कि मेरी जान भी, रीतू ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए तुरंत जवाब दिया। हमने आगामी ड्रैगन पैराडाइज डंजों में कुल 35 स्थान सुरक्षित किए हैं। तुम्हारे नेतृत्व में डार्क फैक्शन के 34 बेहतरीन युवाओं की एक स्मार्ट टीम होगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य एक ड्रैगन एग ढूंढना और उसे प्राप्त करना होगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल ब्लैक एंड गोल्डन ड्रैगन मोनार्क के अंडे को खोजना और उसे सुरक्षित करना है, ताकि वह स्वयं लॉर्ड धीर की सवारी बन सके। रीतू की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं जब उसने सुना कि काले और सुनहरे ड्रैगन सम्राट वास्तव में एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। यदि यह सच था, तो जन्म लेने वाले ड्रैगन बच्चे में निस्संदेह ड्रैगन कबीले का एकमात्र एकीकृत शासक बनने की क्षमता होगी। पिछले 4 लाख वर्षों में पहला ड्रैगन पैराडाइज के अंदर एक एकांत गुफा में गर्र रिया नाम की ब्लैक ड्रैगन रानी प्रसव पीड़ा से कराह उठी। प्रसव एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, यहाँ तक कि उसके लिए भी, जो एक टी8 ड्रैगन थी और 7000 से अधिक वर्षों से जीवित थी। मेरी रानी, हमें आवाज कम रखनी होगी, उसकी एकमात्र परिचारिका नैन्सी ने घबराहट में अपने आसपास की जांच करते हुए कहा। रिया ने अपने ड्रैगन दांतों को कसकर बंद कर लिया। वह किसी भी अन्य की तुलना में बेहतर जानती थी कि पूरी दुनिया, विशेष रूप से लाल, हरे और नीले रंग की कमजोर ड्रैगन नस्लें उसके बच्चे की जान के पीछे पड़ी थी। अहम, उसके मुंह से फिर भी एक धीमी आवाज निकली और एक सुंदर ड्रैगन अंडा बाहर आया जो उसके खून और गर्भ के रसों से ढका हुआ था। ड्रैगन का अंडा पूरी तरह से काला था, लेकिन इसके किनारों पर सुनहरी धारियां थीं, जिससे यह अस्तित्व में सबसे दिव्य अंडे जैसा दिख रहा था। रिया ने एक मां की प्यार भरी नजरों से अंडे को देखा और अपनी खोई हुई सेहत वापस पाने के लिए सेल्फ हीलिंग मंत्रों का उपयोग किया। बधाई हो मेरी स्वामिनी, अंडा बहुत सुंदर लग रहा है, नैन्सी ने रानी को बधाई देते हुए कहा। रिया के प्रति नैन्सी की अधीनता के बावजूद वह खुद एक टी6 ड्रैगन गॉड थी और अपनी रानी के किसी भी विरोधी के लिए एक पूर्ण खतरा थी। रिया के अंडे के पास अपना अंडा रखते हुए नैन्सी को ये देखकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि उसका अपना अंडा लगभग 4 गुना छोटा था और काले रंग का था, जिस पर सुनहरे डॉट्स बिखरे हुए थे। रिया ने प्यार से अपनी पूंछ दोनों अंडों के चारों ओर लपेट ली और कहा, मुझे माफ करना नैन्सी, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन आज से अगले 3 सालों तक तुम्हें मेरा नाटक करते हुए अपना जीवन जीना होगा। नैन्सी को ये बात पहले से ही पता थी। उसे रिया द्वारा ड्रैगन सम्राट के साथ संभोग करने से ठीक 2 दिन पहले एक गोल्डन ड्रैगन गॉड के साथ संभोग करने का रणनीतिक निर्देश दिया गया था। रिया मूर्ख नहीं थी, वह 7000 साल पुरानी थी और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक थी। हालांकि अगली पीढ़ी के निर्विवाद ड्रैगन सम्राट को पालने की जिम्मेदारी के कारण उसने अपनी सेहत और कल्याण की कीमत पर ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देते हुए अपनी कोख के अंदर ड्रैगन अंडे को समृद्ध करने के लिए अपने स्वयं के दिव्य तत्व का उपयोग किया था। यदि रिया अपनी पूरी शक्ति में होती तो वह एक ही हमले में इस क्षेत्र के सभी ड्रैगन को मार सकती थी, लेकिन प्रसव ने उसकी बहुत शक्ति छीन ली थी। उसके लिए यह स्वीकार करना शर्मनाक था, लेकिन वह इस समय नैन्सी से भी कमजोर थी और उसके पास धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रसव के बाद उसकी यही स्थिति होगी, इसीलिए उसने नैन्सी को अपने धोखे के रूप में तैयार किया था। कीवी हेरफेर और भ्रम के जादू का उपयोग करके उसने अपनी त्वचा और अपने अंडे का रंग लाल कर दिया और फिर खुद को और अपने अंडे के आकार को एक छोटे टी5 ड्रैगन के बराबर सिकोड़ लिया। फर्श पर अपना मुकुट रखते हुए उसने नैन्सी को इसे अपने सिर पर रखने और अगले 3 वर्षों तक ड्रैगन रानी रिया के रूप में जीवन जीने का आदेश दिया। माधव शुक्ला का नजरिया। लूसी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अंगूरों को छीलते समय उन्हें कुचलो मत, ये कितना सरल काम है। अंगूरों को साबुत छीलो और मुझे खिलाओ। तुम किस तरह की बेवकूफ़ लड़की हो जो इतना मामूली काम भी नहीं समझ सकती। माधव शुक्ला ने शिकायत की। उसे छोटी लूसी की आंखों में आंसू आते देख मजा आ रहा था। लूसी मुश्किल से 15 साल की थी। उसकी नज़र में अंगूर ऐसा फल था जिसे छीलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वह मोटा पेटू जिसे वह आज सेवा देने को मजबूर थी, उन्हें छीलकर खाना चाहता था। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंगूरों को तेजी से और बिना कुचले छीलना असंभव था। वह बस उतनी कुशल नहीं थी,
लेकिन चाहे वह धीमी होती या अंगूर कुचल जाता, माधव शुक्ला बेरहमी से उसे अपमानित करता। तमाचा। माधव शुक्ला ने उस लड़की को थप्पड़ मारा जो उसकी सेवा कर रही थी और कहा, वह तुम्हारी बहन है ना? तुम दोनों सच में बेकार भाई बहन हो, एक अंगूर नहीं छील सकती और दूसरी काम में ढीली है। अपनी बहन को थप्पड़ खाते देख लूसी सिहर उठी और अनजाने में उसके हाथ में मौजूद अंगूर दब गया। वह उसी पल माधव शुक्ला को मार देना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे एक तीखी नज़र दी जिसका मतलब था, कोई बेवकूफ़ी मत करना। लूसी ने अपने होंठ चबाए और आंखें बंद करके प्रार्थना की कि किसी दिन माधव शुक्ला की मौत बहुत दर्दनाक हो। इस बीच आरव पड़ोस के घर की छत पर तैयार था। खिड़की के ऊपर दुबककर उसने मोटे माधव शुक्ला पर निशाना साधा। आरव ने अपनी भावनाओं को परखा और पृथ्वी पर अपने पिछले हत्या के प्रयास के विपरीत इस बार वह अलौकिक रूप से शांत था। इस नीच और घटिया इंसान की जान लेने के विचार से आरव को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जब उसने उस मोटे के सीने पर निशाना साधा तो उसकी उंगलियां जरा भी नहीं कांपीं। आरव ने अपने आसपास की हवा के शांत होने का इंतजार किया। वह आरवी की तरह नहीं था जो हवा की गति के अनुसार तीर के शॉट का अनुमान लगा सके, इसलिए अपने मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए उसने हवा के लगभग थमने का इंतजार किया और फिर तीर छोड़ दिया। स्यूश! तीर हवा को चीरते हुए निकला और आरव की अत्यधिक खुशी के बीच सीधे माधव शुक्ला के सीने में जा धंसा। 1250 क्रिटिकल हिट। दबी हुई चीख। आरव माधव शुक्ला को किसी डरपोक की तरह चिल्लाते हुए सुन सकता था। अजीब बात थी कि इससे आरव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। गार्ड्स के आने से पहले उसे खत्म करो, नोवा ने आरव के दिमाग में उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए जल्दी करने की याद दिलाते हुए कहा। हालांकि तीर के अंदर का जहर शुक्लायान पर अपना काम करने ही वाला था, लेकिन आरव जाने से पहले कुछ कलाकारी करना चाहता था। रक्त हेरफेर, ब्लड मैनिपुलेशन। आरव ने माधव शुक्ला के सीने से निकल रहे खून को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने उसे एक नुकीली सुई जैसी आकृति में संघनित किया और फिर उसकी दोनों भुजाओं को अक्षरों के एक विशिष्ट सेट से छेद दिया, जिस पर प्राचीन एल्फ भाषा में लिखा था, धीर के लिए। आरव को लगा कि इस छोटी सी लंबी दूरी के प्रयास से उसकी स्टेमिना 40% से अधिक कम हो गई है, लेकिन उसके दिमाग में यह निस्संदेह सार्थक था। वह तुरंत अपने पहले से तय भागने के रास्ते की ओर दौड़ने लगा। आरव कुछ ब्लॉक तक पागलों की तरह दौड़ा, फिर एक अंधेरी गली में घुस गया जहां उसने अपने कपड़े और हत्या का हथियार फेंककर उन्हें आग लगा दी। आरव अपनी सामान्य पोशाक और मास्क में गली से बाहर निकला। उसने प्रभावी रूप से अपनी पहचान वापस रावण में बदल ली थी। उसके बाद आरव के लिए कुछ सेकंड घबराहट भरे थे, लेकिन जल्द ही उसे वह नोटिफिकेशन मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने एक बैटल जोन के अंदर टियर 1 खिलाड़ी शुक्लायान को मार डाला है। चूंकि आपने जिस खिलाड़ी को मारा है वह तटस्थ गुट से है, इसलिए आपको हत्या के लिए आधा अनुभव दिया जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1200 एक्सपी। सिस्टम टिप्पणी, एक ऐसे व्यक्ति की घृणित और धोखे से की गई हत्या जो अपने चरमोत्कर्ष के करीब था। आरव अपने मास्क के नीचे मुस्कुराया। मिशन 85% पूरा हो चुका था, बाकी अब जांचकर्ताओं पर निर्भर था। इस बीच लूसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया और सीधे शुक्लायान के सीने में धंस गया। यह उसके लिए एक सपने की सच होने जैसा था। जब शुक्लायान दहशत में चिल्ला रहा था, लूसी ने खुद को चिकोटी काटी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब कोई सपना तो नहीं है। लूसी ने अपनी बहन को घबराते हुए देखा, क्योंकि वह शुक्लायान के खून से लथपथ थी। लेकिन इसी पल खिड़की के बाहर देखते हुए उसने पास की छत पर धनुष थामे एक हुड वाले व्यक्ति को देखा। फिर लूसी ने जो देखा वह सबसे अजीब था। शुक्लायान का अपना ही खून ऊपर उठने लगा, छोटी सुइयों में बदल गया और एक विशिष्ट पैटर्न में शुक्लायान के अपने शरीर को ही छेद दिया। युवा मास्टर, एक गार्ड चिल्लाया और शुक्लायान की मदद के लिए भागा। लूसी चौंक गई और कमरे के सुदूर कोने में छिप गई। जल्द ही और भी गार्ड कमरे में घुस आए और हीलिंग मैजिक करने लगे। वे किसी तरह माधव शुक्ला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। लूसी ने अपने दिल से प्रार्थना की कि वह दुष्ट राक्षस मर जाए। हर बार जब वह उसकी एचपी बार को थोड़ा बढ़ते हुए देखती तो उसके सीने में बेचैनी होने लगती। हालांकि ऐसा लगा जैसे आज भगवान से उसका सीधा संपर्क था। उसकी पुकार सुन ली गई जब शुक्लायान को एक एचपी पोशन पिलाया गया। आरव ने जिस तरह के जहर का इस्तेमाल किया था वह केवल तभी सक्रिय होता था जब पीड़ित को कोई हीलिंग पोशन दिया जाए, जबकि आमतौर पर हीलिंग पोशन स्वास्थ्य को तेजी से वापस पाने का एक शानदार जरिया होता है। लेकिन माधव शुक्ला के शरीर में मौजूद इस जहर के साथ इसने बिल्कुल उल्टा काम किया। इसे पीने के तुरंत बाद माधव शुक्ला की मौत हो गई।
उसका मृत मुंह खुला रह गया और झाग निकलने लगा। उसके अधीनस्थ सभी पीले पड़ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कहाँ गलती हुई। अब माधव शुक्ला के शरीर पर जो चीज सबसे अलग दिख रही थी, वह थी उसकी बाह पर अंकित धीर के लिए का प्रतीक। वापस ड्यूस्टार ग्रह पर आरव माधव शुक्ला के मारे जाने की पुष्टि मिलते ही तुरंत हजम ग्रह से निकल गया और उसी टीयर 2 टेस्टिंग हॉल में दाखिल हुआ जहां से उसने ये खोज ली थी। मैं अपनी क्वेस्ट पूरी करने आया हूँ, आरव ने अटेंडेंट की ओर सोने के सिक्कों का एक थैला फेंकते हुए कहा। बिल्कुल इस तरफ, युवा मास्टर। वह अटेंडेंट आरव को अच्छी तरह पहचानता था और तुरंत समझ गया कि यह टिप किस लिए थी। वह आरव को मूल्यांकन क्षेत्र के अंदर ले गया और फिर बाहर भागकर टियर 2 प्रमोशन हॉल को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक आरव का मूल्यांकन चल रहा था, ताकि उसे पूरी गोपनीयता मिल सके। सिस्टम अधिसूचना क्वेस्ट जमा की गई, मूल्यांकन आई की निगरानी भरी नजर बंद की जा रही है। क्वेस्ट मूल्यांकन क्वेस्ट का मूल्यांकन शुरू हो रहा है। लिया गया समय, आपने क्वेस्ट पूरी करने में 19 घंटे 55 मिनट और 18 सेकंड का समय लिया है। समय रेटिंग एसएसएस पूर्ण स्कोर मानदंड। इस्तेमाल की गई विधि जहर के साथ धनुष और तीर से हत्या, साथ ही शामिल कला का स्पर्श। मेथड इवैल्यूएशन एस व्यवहार मूल्यांकन एसएसएस खिलाड़ी ने असाधारण शांत और गणनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। ओवरऑल स्कोर वितरण पुरस्कार त्रुटि सिस्टम त्रुटि अधिसूचना ये पता चला है कि खिलाड़ी वैम्पायर प्रजाति या शैमन क्लास का नहीं है। टियर प्रमोशन के परिणामों को पुनः समायोजित किया जाएगा। सिस्टम अधिसूचना ये देखते हुए कि लाइट फैक्शन में प्रिमोडियल वैम्पायर की कोई अन्य जीवित प्रजाति या ब्लड शैमन क्लास का अभ्यास करने वाला कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, आपके समग्र मूल्यांकन को 2 स्तरों से अपग्रेड किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन एसएसएस जोड़ पुरस्कार वितरण सभी आंकड़े 2.5। आपकी प्रजाति क्षमता ब्लड मैनिपुलेशन अब और मजबूत हो गई है। मेंटल मैनिपुलेशन और रक्त की हानि के प्रति आपकी प्रजाति प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई है। सूरज की रोशनी के प्रति आपकी एलर्जी और खराब हो गई है। आपकी क्षमता नाइट विजन और मूनलाइट से हीलिंग में सुधार हुआ है। आपने एक नई क्षमता अनलॉक की है, ब्लड हीलिंग। टियर प्रमोशन कौशल पुरस्कार 5 में से किन्हीं 2 को चुनें। स्टेमिना बन अपनी स्टेमिना को सामान्य लागत से 2 गुना ज्यादा खर्च करें और स्ट्रेंथ व चपलता में 1.5 गुना वृद्धि पाएं। स्कैन बिगिनर एक आभा तकनीक जो आपको 100 मीटर के दायरे में दुश्मनों को खोजने में मदद करेगी। फेक आउट बिगिनर दुश्मन को भ्रमित करने के लिए एक मायावी तकनीक का उपयोग करें जो असली जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में एक इल्यूजन है। सिंगल ब्लेड हरिकेन बिगिनर ये लगातार 35 प्रहारों वाला हमला है जो दुश्मन के कवच और एचपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिटेंड बिगिनर जब आपकी एचपी 10% से कम हो तो आप मरने का नाटक कर सकते हैं बिना दुश्मन को पता चले। नोट ये तब काम नहीं करेगा यदि दुश्मन का बोध कौशल खिलाड़ी से 2 टियर अधिक है। क्लास विशिष्ट कौशल पुरस्कार 4 में से किन्हीं 2 को चुनें। अर्थबाइन टोटम बिगिनर 25 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों की गति को 30% तक धीमा करने वाला टोटम बनाने के लिए आरव की 2% एचपी का त्याग करें। नीदर बीस्ट समन बिगिनर 25 टियर 2 नीदर बीस्ट्स के झुंड को बुलाएं। युद्ध में दुश्मन को घेरने के लिए, सामान ढोने के लिए या ट्रैकर्स के रूप में दुश्मन का पता लगाने के लिए इनका उपयोग करें। 102 एक ब्लड सेक्रीफाइस बिगिनर दुश्मन की प्रजाति के 100 व्यक्तियों का रक्त प्राप्त करें जो दुश्मन से 1 टियर कमजोर हों और किसी भी दुश्मन को तुरंत मारने के लिए शैमन भगवान को रक्त की बलि दें। नोट देवताओं पर काम नहीं करता। चेन हील बिगिनर अपने पार्टी के सभी सदस्यों की 10% स्वास्थ्य बहाल करने के लिए अपनी 20% एचपी का त्याग करें। नोट शुरुआती स्तर पर अधिकतम पार्टी का आकार 10 है। आरव क्वेस्ट के पुरस्कारों को पकड़ पूरी तरह अवाक रह गया। उसने एक और एसएसएस जोड़ रेटिंग के साथ पास होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी अब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। इसी बीच अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन पृथ्वी को छोड़ देगा। उसने आरव के पुनर्जन्म के नोट्स पढ़े थे और वह जानता था कि उसके पिछले स्वरूप ने कभी भी ग्रह छोड़ने का विकल्प नहीं चुना था। लेकिन तार्किक रूप से सोचने पर वह जानता था कि पृथ्वी की कमजोरियों को जानने के बावजूद पिछला अर्जुन दूर जाने का फैसला क्यों नहीं कर सका। अपने पिछले जीवन में उसके पास बच्चों की देखभाल के लिए अदिति नहीं थी। इससे अर्जुन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता क्योंकि वह बच्चों को ये जाने बिना किसी नए ग्रह पर नहीं ले जाना चाहता था कि वहां उनका जीवन कैसा होगा। लेकिन इस बार उसके लिए चीजें अलग थीं। अगर अर्जुन ये सुनिश्चित कर सके कि उसके लोग और उसका परिवार सुरक्षित है, तो वह वापस उस वॉलॉर्ड के जीवन में लौट सकता था जो वह वास्तव में था और ब्रह्मांडीय मंच पर एक वास्तविक खतरा बन सकता था।
पूरे ब्रह्मांड में टियर 10 खजाने की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, क्योंकि केवल 10 ही अस्तित्व में थे। फिर भी उन 10 खजानों में से एक अर्जुन के शरीर के भीतर था, जो उसे लगातार पोषित कर रहा था। यही कारण था कि वह टियर 6 से टियर 7 को इतनी तेजी से पार कर सका, जबकि सबसे तेज देवताओं को भी इसमें कम से कम आधी सदी लगती थी। अगर टियर 10 खजाना ही एकमात्र सहारा होता तो अर्जुन ध्रुव से मुकाबला करने के लिए इतना आश्वस्त नहीं होता, लेकिन उसके अंदर टियर 9 का खजाना पुनर्जन्म का बीज भी लगा हुआ था। ओमेगा की अपनी यात्रा के अंत में उस अनाम देवता ने उसे बताया था कि निकट भविष्य में उसकी एक बार मृत्यु होगी, लेकिन पुनर्जन्म के बीज के साथ मृत्यु पूर्ण अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। ये जानकर और इस तथ्य को समझते हुए कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके परिवार और पृथ्वीवासियों की देखभाल की जाएगी, अर्जुन लंबे समय के बाद पहली बार फिर से निडर महसूस कर रहा था। वह एक मिशन पर जाने के लिए उत्साहित महसूस कर रहा था, भले ही वह थंडर नेशन को नष्ट करने जैसा खतरनाक काम ही क्यों न हो। वैम्पायर राजधानी ग्रह इक्सटाल। इक्सटाल वैम्पायर साम्राज्य की राजधानी थी, जो वैम्पायर्स के गर्व और राजसी ठाठ का प्रतीक होने के साथ साथ उनके अधिपति दर्शन शर्मा का निवास स्थान भी था। ये ब्रह्मांड के सबसे अनोखे ग्रहों में से एक था, क्योंकि यहाँ कभी सूर्योदय नहीं होता था। ये ग्रह अपने चंद्रमा के साथ इस तरह जुड़ा था कि वह आने वाली सूर्य की सभी किरणों को पूरी तरह से रोक देता था। इक्सटाल पर हर दिन सूर्य ग्रहण जैसा होता था, जिससे ग्रह तक केवल बिखरी हुई लाल रोशनी ही पहुंच पाती थी। इस अद्वितीय खगोलीय स्थिति के कारण ग्रह अंधेरा और ठंडा था, लेकिन सूर्य से निकटता के कारण यहाँ का तापमान अभी भी सहने योग्य था। राजधानी ग्रह पर केवल सबसे शक्तिशाली वैम्पायर ही रहते थे, जहाँ सभी वैम्पायर कुलों के प्रतिनिधियों के अपने प्रतिष्ठान या स्थायी ठिकाने थे। पूरे ग्रह पर केवल एक ही शहर था जिसकी आबादी मात्र 2,50,000 वैम्पायर थी। इन 2,50,000 में से लगभग 1,50,000 केवल सहायता और रखरखाव कर्मी थे, जबकि ग्रह की वास्तविक आबादी मुश्किल से 1,00,000 थी। इक्सटाल वैम्पायर्स का स्वर्ग था और इसका इतिहास बहुत गौरवशाली था। हालांकि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही कुलों की जगह इक्सटाल से जुड़ी हैं, लेकिन वह एक खूनी युद्ध था जब पहले वैम्पायर राजा की सेना ने इस ग्रह पर कब्जा करने के लिए ग्लेशियर्स की लड़ाई में 1.4 करोड़ वेयरवुल्फ्स को मार डाला था। उस महान युद्ध में बहा खून ग्रह के ग्लेशियरों में इस कदर समा गया था कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वेयरवुल्फ्स के ताजे मिश्रित खून के साथ खून की एक नदी आज भी इक्सटाल में बहती है। सेल्विस नामक खून की यह नदी प्राचीन वैम्पायर गाथाओं और गीतों का अभिन्न अंग थी, क्योंकि यह वैम्पायर पूर्वजों की विजय के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। इसी सेंग्विस नदी के बीच में 2 किलोमीटर लंबा एक छोटा द्वीप था। यह एक असामान्य रूप से बड़ी चट्टान थी जिसने नदी के बहाव में घिसने से इनकार कर दिया था और नदी को 2 हिस्सों में बांट देती थी। इसी चट्टान पर दर्शन शर्मा का महल बना था। दर्शन शर्मा एकाग्रता, प्रतिबद्धता और अनुशासन के धनी व्यक्ति थे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे दर्शन शर्मा को सख्त नफरत थी, तो वे थे समय के पाबंद न रहने वाले लोग। तत्कालीन दूसरे नंबर के कुल, शर्मा कुल के मुखिया के पुत्र के रूप में जन्मे दर्शन को बहुत कम उम्र से ही एक नेता बनने के लिए तैयार किया गया था। यह उनके पिता ही थे जिन्होंने दर्शन शर्मा के भीतर दिनचर्या और अनुशासन का महत्व पैदा किया था। उनके पाठों को दिल से स्वीकार करते हुए दर्शन शर्मा ने एक अनुशासित और मेहनती जीवन जीना जारी रखा और देखते ही देखते उनकी निरंतर मेहनत ने उन्हें अपने सभी साथियों से आगे कर दिया। उनकी पीढ़ी में कोई भी उनके बराबर नहीं था। दर्शन ने तत्कालीन वैम्पायर राजा की सेना में जनरल के रूप में सेवा की और धीरे धीरे एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल करते हुए अपनी उपलब्धियों का दायरा बढ़ाया। उनका प्रभाव इस हद तक बढ़ गया कि सभी बड़े कुल वैम्पायर राजा के बजाय उनके प्रति अधिक वफादार हो गए। उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने पिछले वैम्पायर राजा को पीछे छोड़ दिया और टियर 8 तक पहुंचकर सम्राट की श्रेणी में कदम रखा। उनका सत्ता में आना कतई शांतिपूर्ण नहीं था। सभी प्रमुख कुलों के समर्थन के साथ उन्होंने इक्सटाल पर एक तीखा हमला किया, एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत उनके सिंहासन पर बैठने और मृत वैम्पायर राजा का रक्त पीने के साथ हुआ। हालांकि उनका राज्याभिषेक वही क्षण था जब उन्हें श्राप भी मिला। मरने से पहले पिछला वैम्पायर राजा हंसा था और उसने दर्शन शर्मा को एक प्राचीन भविष्यवाणी की याद दिलाई थी। हम केवल उसके लिए इस सिंहासन के संरक्षक हैं शर्मा, तुम मुझसे सिंहासन छीन सकते हो, लेकिन तुम इसे रख नहीं पाओगे। भविष्यवाणी का वह बालक एक दिन सिंहासन के लिए आएगा और वह तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हमले ताकतवर हैं। ये सेंग्विस नदी ही उसका हथियार बनेगी शर्मा, और यही तुम्हारी मृत्युशैया भी होगी।
वैम्पायर राजा के वे शब्द दर्शन शर्मा के लिए कई दुर्स्वप्नों का कारण थे। हालांकि उन्होंने एक विनम्र व्यक्ति के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अब वे किसी के भी सामने अपनी शक्ति खोने की कल्पना नहीं कर सकते थे, चाहे वह उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। आज दर्शन शर्मा के लिए ऐसा ही एक दिन था जब वे सपने के बीच में ही झटके से जाग गए। उन्हें पिछले वैम्पायर राजा का वही दुर्स्वप्न आया था जो भविष्यवाणी के बालक की याद दिला रहा था। क्या आप ठीक हैं मेरे राजा? रानी ने पूछा जब उन्होंने दर्शन को बिस्तर पर करवट बदलते महसूस किया। बस एक बुरा सपना था मेरी रानी, कुछ गंभीर नहीं, दर्शन शर्मा ने अपनी रानी को एक झूठी मुस्कान देते हुए कहा। रानी सरल स्वभाव की थी, उसने अपने पति पर विश्वास किया और वापस सो गई, जबकि दर्शन शर्मा ने अपने आरामदायक लिनन के वस्त्र पहने और खिड़की की ओर चल दिए, जहां से वे ऊपर खून के घेरे वाले चंद्रमा को देख रहे थे। तुम कितने नाजुक हो, तुम सुंदर चीज, दर्शन शर्मा ने चंद्रमा को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। दर्शन शर्मा के लिए चंद्रमाओं को नष्ट करना एक पल का काम था। यदि वे चाहते तो वे एक स्टार पर सूर्य के प्रकाश को स्वतंत्र रूप से आने दे सकते थे। ग्रह की मिट्टी वास्तव में बहुत उपजाऊ थी और यदि वे चाहते तो इसका उपयोग खेती और सिंचाई के लिए किया जा सकता था। हालांकि दर्शन शर्मा ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें एक स्टार वैसा ही पसंद था जैसा वह था, कमजोरों के लिए एक दुर्गम ग्रह और शक्तिशालियों के लिए एक स्वर्ग। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वह जिसके भाग्य में मेरा सिंहासन छीनना लिखा है। मैं तुम्हारी यात्रा की निगरानी करना चाहता हूँ, दर्शन शर्मा ने इच्छा जताते हुए कहा, लेकिन अफसोस भाग्य उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। भविष्यवाणी का वह बालक जो कोई भी था, फिलहाल वह दर्शन शर्मा की नज़रों से सुरक्षित था, और जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता और अपनी धमक नहीं दिखाने लगता, दर्शन शर्मा केवल धैर्यपूर्वक उसके उदय का इंतजार ही कर सकते थे। उनकी मुलाकात का समय करीब आ रहा था, दर्शन शर्मा इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। क्या आप दर्शन शर्मा और भविष्यवाणी के उस रहस्यमयी बालक के बीच होने वाले टकराव के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? आरव ने सबसे पहले अपने नस्लीय बोनस की जांच की। अब जबकि वह टियर 2 पर पहुंच चुका था, अग्नि अस्त्र ने उसे टियर 4 तक के मूव्स के लिए पूर्ण अग्नि प्रतिरोध प्रदान किया था। उसका मध्यम स्तर का अग्नि प्रतिरोध अब उच्च अग्नि प्रतिरोध में विकसित हो चुका था। ये बिल्कुल सही समय पर हुआ था, क्योंकि वह ड्रैगन पैराडाइस नामक डंजन में जाने वाला था, और ड्रैगन अपनी आग उगलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। अग्नि अस्त्र के कारण अग्नि प्रतिरोध में सुधार के अलावा उसके मेंटल मैनिपुलेशन रेजिस्टेंस और ब्लड लॉस रेजिस्टेंस में भी सुधार देखा गया। इन लाभों के साथ आने वाली एकमात्र खामी ये थी कि सूरज की रोशनी के प्रति उसकी एलर्जी और भी बदतर हो गई थी। आरव को पहले से ही धूप से डर लगने लगा था, हालांकि सूरज के संपर्क में आने पर हर सेकंड केवल 1 HP खोने के कारण उसके पास अभी भी लेने का एक छोटा मौका था। उसे विश्वास था कि उसकी HP क्षमता पर्याप्त रूप से बने के साथ वह एक दिन पूरी तरह से ढके हुए कपड़ों से छुटकारा पा सकेगा और सूरज की परवाह किए बिना एक सामान्य पिशाच की तरह घूम सकेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह संभव नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह और सूरज जीवन भर के लिए दुश्मन बनने के लिए नियत थे। आरव को एक नया नस्लीय निष्क्रिय कौशल भी प्राप्त हुआ था, ब्लड हील। आपकी त्वचा अब सीधे उस पर गिरने वाले रक्त को अवशोषित करने में सक्षम है, इसके लिए आपको इसे पीने की आवश्यकता नहीं है। अवशोषित रक्त स्वचालित रूप से HP में बदल जाएगा और तृप्ति को बहाल करेगा। धत, बहुत बढ़िया, आरव निराशा में करा उठा। यह एक बेहतरीन कौशल था जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में पाकर खुश होता, लेकिन हमेशा सिर से पैर तक लिबादे में ढके रहने और चेहरे को मास्क के पीछे छिपाने के कारण वह कभी भी प्राकृतिक रूप से रक्त के संपर्क में नहीं आएगा, जिसका अर्थ था कि यह कौशल उसके लिए बुनियादी रूप से बेकार था। धिक्कार है सूरज, आरव ने कोसते हुए अनिच्छा से कौशल विकल्पों की ओर रुख किया। आरव को मानना पड़ा कि टियर 2 के कौशल टियर 1 के ट्रायल पास करने पर मिलने वाले कौशलों से बहुत बेहतर थे। पेश किया गया हर कौशल व्यवहारिक और उपयोगी था, और आरव जो कुछ भी चुनता वह लाभ में ही रहता। हालांकि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उसे गहराई से सोचना था कि कौन से कौशल उसकी लेने की शैली के पूरक होंगे। अपने दिल में आरव हमेशा अपने भाई जैसे योद्धा की प्रशंसा करता था, कोई ऐसा जो निडर हो और जिसके पास अनगिनत चमकदार मूव्स हों। लेकिन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से गुजरने के बाद आरव को एहसास हुआ कि यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो सहायक कौशल लगभग हमलावर कौशलों जितने ही शक्तिशाली होते हैं। आरव थोड़ा अलग था, वह अपने भाई की तरह पूरी तरह आक्रामक क्लास का योद्धा नहीं था, और उसके अधिकांश कौशल एक बैकएंड वॉरियर के रूप में विकसित होने की ओर इशारा कर रहे थे। आरव जानता था कि उसे नीदर बीस्ट समनिंग चुनना ही होगा।
युद्ध से लेकर भार ढोने और सवारी करने तक की बहुमुखी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कमान के तहत 25 नीदरबीस्ट का होना उसके लिए बेहद फायदेमंद था। हालांकि नीदरबीस्ट समनिंग को चुनने ने उसकी अगली पसंद को बेहद कठिन बना दिया। चेन हील एक ऐसी क्षमता थी जिसे छूना मुश्किल था। यदि वह अपनी टीम के सभी साथियों की एचपी बहाल करने के लिए अपनी एचपी का त्याग कर सके तो वह समूह में एक हीलर की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकता था और साथ ही एक शमन योद्धा की हमलावर क्षमताओं को भी बरकरार रख सकता था। लेकिन चेन हील चुनने का मतलब ये था कि आरव ने लगातार 2 सपोर्ट कौशल चुने थे जो एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में उसके विकास को प्रभावित कर सकता था। आरव ने अपने दांत भींचे और माया, आदित्य और आरवी के बारे में ध्यान से सोचा और अंत में निर्णय लिया कि चेन हील चुनना सार्थक था। अब जब उसने सपोर्ट योद्धा के रास्ते पर जाकर प्रभावी ढंग से अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया था तो वह जानता था कि उसे बस स्कैन चुनना होगा। इस क्षमता के होने से न केवल उसे अनावश्यक संघर्षों से बचने में मदद मिलेगी बल्कि घात लगाकर हमला करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि स्कैन चुनने का मतलब था कि उसके पास केवल एक अंतिम कौशल चुनने का मौका बचा था। आरव चाहता था कि अंतिम कौशल हमलावर हो और सिंगल ब्लेड हरिकेन एक अत्यंत आकर्षक विकल्प था। लेकिन आरव को उस कौशल और उसकी हमले की क्षमता से बहुत प्यार होने के बावजूद वह जानता था कि फेक आउट उसके मौजूदा मूव्स के साथ बेहतर मेल खाएगा। आरव के पास पहले से ही स्वॉर्ड इंटेंट और ओवरहेड स्लैश थे। यदि वह दुश्मन को चकमा देने के लिए किसी तरह फेक आउट को मिला सके तो वह घातक क्षति पहुंचाने के लिए ओवरहेड स्लैश का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार पहले से ही उलझन में होने के कारण आरव ने खुद को और भी गहराई में डाल दिया क्योंकि अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आगे बना ही था। अपनी सभी पसंद के साथ आरव ने सफलतापूर्वक टियर 2 प्रमोशन पूरा कर लिया था। जैसे ही उसने अपने नए स्टेटस पैनल पर नजर डाली वह एक सेकंड के लिए खुद भी प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी चपलता और दक्षता के आंकड़ों के बीच का बड़ा अंतर अंततः दिखने लगा था। उसने स्टेट मैक्सिमाइजेशन किया था और अब तक केवल 2 बार 2.5 गुना टियर प्रमोशन मल्टीप्लायर प्राप्त किए थे, फिर भी अंतर बहुत बड़ा था। इसने आरव को महसूस कराया कि वह वास्तव में सही रास्ते पर चल रहा है। यदि यह इसी तरह बढ़ता रहा तो वह जल्द ही एक ही स्तर पर लेते हुए भी अपने सभी दुश्मनों से एक टियर अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। इस बीच आरवी, इस मौके के लिए धन्यवाद बड़ी बहन रिद्धि, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी, आरवी ने अपनी बड़ी बहन राजकुमारी रिद्धि से कहा और आगामी ड्रैगन पैराडाइज डंजन में जगह पक्की करने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आरवी राउंड 64 में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और बहुत उदास महसूस कर रही थी क्योंकि उसके सभी दोस्त राउंड 16 तक पहुंचने में सफल रहे थे और साथ में ड्रैगन पैराडाइज जा रहे थे। वह खुद को अलग थलग और अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब जब उसकी बड़ी बहन ने उसे प्रवेश दिला दिया था तो वह बहुत खुश थी। पगली लड़की, ये तुम्हारे लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ, रिद्धि ने एक खुशनुमा मुस्कान के साथ जवाब दिया जिससे आरवी का दिल पिघल गया। उसकी बहन वास्तव में अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी और मुस्कुराते हुए वह और भी खुश दिखती थी। आरव के बड़े भाई के बारे में आरवी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन रिद्धि ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह खुश है ना? उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं उसकी दुनिया में दखल नहीं देना चाहती, रिद्धि ने कहा और ये शब्द कहते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। अपनी बहन को इस तरह देखकर आरवी का दिल भर आया। हालांकि अनगिनत लोग उसे डेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने अपना दिल उस आदमी को दे दिया था जो शायद उसे लेने आने का अपना वादा भूल चुका था। आरवी ने अपने दांत भींचे, उसकी नज़र में यह उचित नहीं था और वह आरव से बात करके उसके भाई को उसके पुराने वादे की याद दिलाने के लिए सक्रिय रूप से बदलाव लाने को तैयार थी। अर्जुन का दृष्टिकोण, तुम मेरे खिलाफ एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं पूरे दिल से तुम्हें इसकी अनुमति दे दूं। अर्जुन ने अपने सामने खड़े व्यापारी के सुझाव पर चकित होते हुए पूछा। हाँ महामहिम, क्योंकि आपने पृथ्वी की प्रवास योजना की जानकारी मुझे देने से पहले मुझे एक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट से बांध दिया था, इसलिए मेरे पास आपसे अनुबंध से मुक्त करने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि मैं आपके खिलाफ विरोध करते हुए मारा न जाऊं। व्यापारी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? तुम्हारे पास मुझ पर दबाव बनाने के लिए ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारी इच्छा के आगे झुक जाऊं? ये ग्रह अब लोकतंत्र नहीं रहा। जब मैं जानकारी को सेंसर करने का निर्णय लेता हूँ तो वह सेंसर हो जाती है, बात खत्म। अर्जुन ने थोड़े मनोरंजन और थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा।
लेकिन फिर इतिहास की किताबों में आपका नाम एक हिंसक तानाशाह के रूप में दर्ज होगा मेरे प्रभु। जल्दी या देर से मैं इस अनुबंध से मुक्त हो जाऊंगा। यदि आप मुझे अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो रेडियंस में स्थानांतरित होने के बाद मैं ये संदेश फैलाऊंगा। लेकिन किसी न किसी तरह पृथ्वी के लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी अपनी नियति में उनकी कोई राय नहीं थी और उन्हें एक तानाशाह द्वारा पृथ्वी से बाहर निकाल दिया गया था। व्यापारी ने अहंकार के साथ उत्तर दिया। जैसे ही उसने अर्जुन को तानाशाह कहा, अंगरक्षकों की तलवारें तुरंत व्यापारी की ओर खींच गईं, हालांकि अर्जुन ने हाथ उठाकर उन सभी को शांत कर दिया। अर्जुन कभी भी एक नागरिक के खिलाफ शब्दों की जंग हारने वाला नहीं था, इसलिए वह केवल शांति से मुस्कुराया और पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम खुद को एक अहिंसक व्यक्ति मानते हो? उस आदमी ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल मानता हूँ, मैंने कभी किसी इंसान या जानवर को नहीं मारा है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभावशाली है, लेकिन बस जिज्ञासावश मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते तो क्या तुम मुझे मार सकते थे? वह आदमी शब्दों के लिए लखड़ाया और स्पष्ट रूप से हार मानते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर कोई भी आपका एक बाल भी बांका कर सकता है महामहिम। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम अहिंसक नहीं हो, तुम बस कमजोर हो। अपनी टियर 2 की शक्ति के साथ तुम एक कीड़े की तरह कमजोर हो और अगर मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहूं तो तुम मेरी एक पलक झपकने तक भी नहीं टिक पाओगे। यदि इस ग्रह पर कोई अहिंसक है तो वह मैं हूँ, क्योंकि अगर मैंने वास्तव में ये तय कर लिया कि मानवता अब सुधार के लायक नहीं है तो कल सुबह पृथ्वी नाम का कोई ग्रह नहीं बचेगा। इसलिए मुझे नैतिकता और इतिहास की किताबों पर व्याख्यान मत दो, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसी चर्चा करने के योग्य ही नहीं हो। मुझे इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता, मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती। पृथ्वी को चलाना और उसकी रक्षा करना एक ऐसा कष्ट है जिसे मैं इसलिए सहता हूँ ताकि आप सभी शांति से रह सकें। हालांकि मुझे लोगों का मसीहा मत समझो व्यापारी, मैं कोई नायक नहीं हूँ। मैं एक भगवान हूँ और मैं पूर्ण आज्ञाकारिता का आदेश देता हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये चर्चा वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। अपने पूरे जीवन में व्यापारी ने कई सरकारी शासनों को बनते और बिगड़ते देखा था और वह नेताओं के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन को कमाका था। अर्जुन कोई राष्ट्रपति नहीं था, कोई नेता नहीं था, यहाँ तक कि कोई नायक भी नहीं था। वह एक भगवान था और मनुष्य उसकी प्रजा थे, उसके समान स्तर के लोग नहीं। इस बीच आरव ने अभी अभी यूनिवर्सिटी परिसर में दोबारा प्रवेश किया था और वह ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि आरवी भी ठीक उसी समय वहां पहुंची थी। हाय, आरवी ने उत्साह के साथ कहा जैसे ही उसने आरव को देखा। हाँ हाँ है, आरव ने उसके उत्साह का जवाब दिया। मेरे पास कुछ अच्छी खबर है, आरवी ने मुस्कान के साथ कहा। ओह, मेरे पास भी है, आरव बोला। ठीक है, चलो एक साथ कहते हैं, आरवी ने सुझाव दिया और अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की। 3, 0.2, 0.1, मैं ड्रैगन पैराडाइस आ रही हूँ, आरवी ने कहा। मैं टियर 2 पर पहुँच गया हूँ, आरव ने उसी समय कहा। बधाई हो, दोनों ने एक साथ कहा और हंसने लगे। वे दोनों शटल क्षेत्र की ओर एक साथ चलने लगे और उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल था, लेकिन अचानक वह तब टूट गया जब आरवी ने आरव पर एक बम फोड़ा। वैसे मुझे पता है कि इस मास्क के पीछे तुम वास्तव में कौन हो, उसने छेते हुए कहा। आरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मजाक कर रही हो और फिर कहा, अच्छा सच में? आरव को विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में उसकी पहचान जानती है और उसने इसे सहजता से लिया, लेकिन जब उसने उसका नाम लिया तो एक पल के लिए उसका दिल दहल गया। तुम आरव राजपूत हो, मनुष्यों के भगवान अर्जुन राजपूत के भाई, आरवी ने अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कहा, जैसे कह रही हो मैंने तुम्हारा रहस्य पकड़ लिया। आरव अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका रहस्य आरवी के सामने कैसे खुला। तुमने इसे छिपाने का अच्छा काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जानते हो कि मेरी बहन कौन है, आरवी ने गर्व से कहा। तुम्हारी बहन? आरव ने पूछा, जो अभी भी इस अचानक खुलासे से स्तब्ध था। हाँ, मेरी बड़ी बहन राजकुमारी रिद्धि, तुम्हारी भाभी, मतलब एक तरह से, आरवी ने सहजता से कहा जैसे उसने एक और धमाका किया हो। बेशक उसे पता था कि रिद्धि कौन थी। राजकुमारी रिद्धि उसके भाई की पहली पत्नी थी, जो ट्यूटोरियल गेम ओमेगा में एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर थी। वह आरवी की तरह ही एक एल्फ थी और अब जब उसने इसके बारे में और सोचा तो वे वास्तव में बहुत समान दिखती थीं। आरव को खुद पर मूर्खता महसूस हुई कि उसने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ,
मेरी बहन के पास एक जादुई क्रिस्टल बॉल है जो उसे उन लोगों पर नजर रखने में मदद करती है जिनकी वह जासूसी करना चाहती है। और जैसा कि वह रोमांटिक स्वभाव की है, वह इसका उपयोग केवल अर्जुन की जासूसी करने के लिए करती है। जब वह यहाँ टूर्नामेंट में आए थे तो जाहिर तौर पर वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। तभी मेरी बहन को तुम्हारी पहचान के बारे में पता चला और उसे ये भी एहसास हुआ कि यह वही यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं जाती हूँ। तो हाँ, जब मैं हाल ही में घर गई थी और हमारी गपशप चल रही थी तो हमें ये सब पता चला और वोयला मुझे तुम्हारा रहस्य मिल गया। आरवी अपने जासूसी कौशल पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन आरव समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति पर हंसे या रोए। आरवी, अगर मेरी पहचान कभी लीक हुई तो मैं मारा जाऊंगा। एक कारण है कि मैंने यह मास्क पहना है, आरव ने घबराते हुए कहा। बिल्कुल आरव, शांत रहो, मेरे होंठ सिले हुए हैं। केवल मुझे और मेरी बहन को पता है और हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। जब तुम्हारा भाई इंसान है तो तुम पिशाच कैसे बने? तुम माया से कैसे मिले? तुम्हारे पीछे कौन कौन पड़ा है? तुम्हारा सीक्रेट क्रश कौन है? तुम रात में माया के साथ क्या करते हो? ओ, और तुम्हें डंजन के बाद अपने भाई और मेरी बहन के बीच एक डेट फिक्स कराने में मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारा भाई उसे लेने आने का अपना वादा भूल गया है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, मैं तुम्हें बता दूं। आरवी लगातार बोलती जा रही थी और आरव को महसूस हुआ कि उसका दिल बैठ रहा है। आरवी के साथ रहकर आरव ने एक बात सीखी थी कि इस लड़की को गपशप करना बहुत पसंद था। आरव को अचानक लगा कि उसका छिपा हुआ रहस्य अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आरव अपनी पहचान उजागर होने के बाद अब आरवी के साथ कैसे निपटेगा? ये कहना कि माया गुस्से में थी, बहुत छोटी बात होगी। इस समय वह जिस भावनात्मक रोष को महसूस कर रही थी, वह ज्वालामुखी के फटने की कगार पर था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। आरव की असली पहचान जानने वाली एकमात्र व्यक्ति होने के कारण वह खुद को बहुत खास महसूस करती थी। इससे आरव के साथ उसका एक ऐसा विशेष बंधन बन गया था जो किसी और के पास नहीं था। हालांकि अब आरवी भी यह जानती थी और उसे इस घटनाक्रम से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। माया आरवी को पसंद करती थी, ऐसा नहीं था कि वह उसे अपनी सहेली नहीं मानती थी, लेकिन आरवी पूरी तरह से एक बदबुली लड़की थी और आरव की पहचान जानने के बाद वह आरव के साथ कुछ ज्यादा ही घुल-मिल रही थी, जो माया को कतई रास नहीं आ रहा था। मैं कसम खाती हूँ कि अगर तुमने उसे एक बार भी आरवी कहकर बुलाया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मार दूंगी, माया ने सोचा। आरवी जब आरव को चिढ़ा रही थी तब माया अपने चेहरे की मांसपेशियों पर जोर देते हुए एक तटस्थ भाव बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि इससे पहले कि कोई और नुकसान होता, एक नाटा और मोटा बौना कैंटीन में उनकी मेज की ओर चल कर आया। हे दोस्तों, उस नाटे बौने ने कहा। उसने कैंटीन की ऊंची कुर्सी पर किसी तरह बैठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन 20 सेकंड के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार वह खुद को ऊपर खींचने में सफल रहा। लेकिन उसने पाया कि मेज उसकी गर्दन तक ऊंची थी और वहां बैठकर आराम से खाना मुश्किल था। माफ करना, क्या हम तुम्हें जानते हैं? आरवी ने उस बौने को संदेह से देखते हुए कहा। उसे लगा कि शायद ये कोई लंपट व्यक्ति है। बौने ने आह भरते हुए कहा, दोस्तों, मैं आदित्य हूँ, यह एक लंबी कहानी है। क्या बकवास है, ये क्या मुसीबत है? हे भगवान! आदित्य के तीनों दोस्तों ने इस अचानक मिली जानकारी पर हैरानी जताई, जिसके बाद आरव जोर जोर से हंसने लगा। हा, हे छोटू, आरव ने आदित्य को चिढ़ाते हुए कहा, जबकि दूसरी ओर आदित्य इस टिप्पणी को सुनकर दर्द से कराह उठा। आरव का मजाक सुनकर आरवी भी हंस पड़ी, जबकि माया स्थिर रही और उसने पूछा, अगर तुम आदित्य हो तो इसे साबित करो। माया बाकी दो बेवकूफों की तरह नहीं थी, वह किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास नहीं करती थी जब तक उसके पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं होता कि सामने बैठा व्यक्ति आदित्य ही है, वह विश्वास नहीं करती। इसके बाद बौने आदित्य की कहानी शुरू हुई, जो उसके बचपन से लेकर रीतू से मिलने और उसके बाद एक बेजान आत्मा के रूप में रहने तक की थी, जब उसके शरीर पर रीतू का नियंत्रण था। आरव जहां पहले 5 मिनट तक कहानी पर हंस रहा था, वहीं जल्द ही माहौल काफी गंभीर हो गया, क्योंकि सभी को एहसास होने लगा कि अब तक आदित्य का जीवन कितना दयनीय रहा था। माया भी आदित्य के दुखों से द्रवित हो गई। उसने चुपके से वाइन और बहुत सारे कुशन मंगवाए ताकि आदित्य उन पर बैठकर एक सम्मानजनक ऊंचाई पर बाकी लोगों के साथ अपना दुख साझा कर सके। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वह कमीना अंत में मौत की सजा से बच गया, इसलिए अब मेरे शरीर में, मेरे चेहरे के साथ एक राक्षस घूम रहा है। आदित्य ने अपनी कहानी पूरी करते हुए शिकायत की, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं,
हम एक दिन उस राक्षस को ढूंढकर मार डालेंगे, मैं वादा करती हूँ, माया ने आदित्य को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। तो तुम्हारी लंबाई कितनी है? आरवी ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा। मैं कहना तो 4 फीट चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं 3 फीट 11 इंच का हूँ, आदित्य ने शर्माते हुए अपनी वाइन पीते हुए जवाब दिया। आरवी यह सुनकर थोड़ा खिलखिलाकर हंसी, लेकिन माया ने उसके पेट पर जोर से चुटकी काट ली। आउच! आरवी ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, जबकि माया ने उसे माता पिता वाली सख्त नज़र से देखा। तो अब तुम्हारी चीज कितनी लंबी है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। 1.5 इंच, काफी औसत है, आदित्य ने राहत की लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। बुरा नहीं है, आरव ने सहमति में कहा। बुरा नहीं है, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, आरवी ने हतप्रभ होते हुए कहा, जिस पर माया ने उसके सिर के पीछे एक जोरदार चपत लगाई। हाँ, तुम जरूर मजाक कर रही होगी मेरी भोली कुंवारी सहेली, आओ जरा वॉशरूम में अकेले में बात करते हैं। माया ने आरवी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा। माया को आरवी को पीटने का बस छोटा सा बहाना चाहिए था और आरव को चिढ़ाने के बाद उसे ऐसा करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन बेचारा आदित्य उसकी इस टिप्पणी से काफी उदास दिख रहा था। वह कुंवारी है, उसे नहीं पता होगा, है ना? उसने पूछा, उसके स्वर में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। हाँ, तकनीक और सहनशक्ति ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, और एक बौने की दक्षता के साथ, ओफ! तुम किसी भी महिला की दुनिया हिला दोगे, आरव ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा ताकि आदित्य का आत्मविश्वास वापस आ सके। हालांकि आदित्य पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसके पास फिलहाल आरव की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दबी आवाज में बुदबुदाया, उम्मीद तो यही है। वैसे हम कल ड्रैगन पैराडाइज के लिए निकल रहे हैं, है ना? तुम लोगों ने तैयारी कर ली है? आदित्य ने आरव से पूछा। आरव ने उसे उन सभी रसद और जानकारियों के बारे में बताया जो उन तीनों ने इकट्ठा की थी और आने वाले दिन की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। जैसे ही दोनों आने वाले रोमांच के बारे में बात करने लगे, आदित्य जल्द ही भूल गया कि वह एक बौना है और एक बार फिर जीवंत और खुशमिजाज महसूस करने लगा। जल्द ही माया और आरवी वॉशरूम से वापस आ गईं। आरवी अब पूरी तरह अनुशासित दिख रही थी क्योंकि उसके बाद उसने एक भी ऐसी अनुचित टिप्पणी नहीं की जिससे आदित्य के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचे। कुल मिलाकर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से आदित्य का मूड बहुत सुधर गया और उसे अपने बौना होने के दर्द को भूलने में मदद मिली, भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से आदित्य का ख्याल रख रहा था और उसे उसके नए जीवन को स्वीकार करने में मदद कर रहा था, और वह इसे महसूस कर सकता था। वैसे अगर तुम्हारे पास पालतू जानवर के रूप में एक ड्रैगन हो, तो किसकी हिम्मत होगी तुम्हारा मजाक उड़ाने की? आरव ने शाम को मजाक में एक बार कहा था, लेकिन ये बात आदित्य के मन में गहराई से बैठ गई। यह एक खतरनाक सवाल था, और वह जितना इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे यह सही लगता। वाकई, अगर वह एक आग उगलने वाले ड्रैगन के सिर पर खड़ा हो, तो किसकी हिम्मत होगी उसके कद का मजाक उड़ाने की? ड्रैगन्स पैराडाइज के बाहर एक स्कूल शिक्षक उन सभी 16 छात्रों के साथ थे जिन्होंने ड्रैगन्स पैराडाइज में प्रवेश करने का मौका जीता था, जबकि आरवी अपने व्यक्तिगत आमंत्रण के साथ उनके साथ चल रही थी। यह अच्छा था कि एक शिक्षक उनके साथ थी क्योंकि कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। गेट के बाहर जमा लोग बहुत क्रूर दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ केवल अपने काम से मतलब रखने और शिकार करने आए हैं। आरव को यकीन था कि अगर वह यहाँ अकेला होता तो भटक जाता या किसी अनावश्यक लड़ाई में फंस जाता, लेकिन शुक्र है कि स्कूल समूह के एक साथ होने से सुरक्षा की थोड़ी भावना महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद सभी की शक्ति का स्तर केवल Tier 2 के दायरे में था, इसलिए शक्ति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हालांकि जहाँ ये 15-19 वर्ष की आयु के बच्चे थे, वहीं बाकी सभी वयस्क थे जिनके चारों ओर वो कठोर औरा थी जो केवल अनुभव के साथ आती है। लाइट और डार्क गुड की ताकतों के बीच एक स्पष्ट सीमांकन था, और दोनों के बीच की शत्रुता शुरू से ही सबके सामने स्पष्ट थी। किसी से भी अनावश्यक रूप से न लड़ें। यदि आप एक बार मर गए, तो आपको बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और आप बाहर एक भी नॉन बाउंड वस्तु नहीं ले जा पाएंगे। इसका मतलब है कि चाहे जो भी हो, अंत के समय कालकोठरी के केंद्र के पास न रुकें। निकास के जितना हो सके उतना करीब आएं और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलें क्योंकि निकास पोर्टल केवल 2 घंटे के लिए खुला रहेगा। यदि आप कालकोठरी के फिर से बैटल जोन बनने से पहले बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप लगभग अगले 2.5 वर्षों तक शक्तिशाली ड्रैगन के साथ अंदर फंसे रहेंगे जो आपको कच्चा खा जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों,
अपनी अति आत्मविश्वास के कारण कई लोग कालकोठरी के अंदर फंस चुके हैं और सच तो यह है कि आज तक कोई भी 2.5 साल बाद वहां से जीवित बाहर नहीं आया है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आत्महत्या कर लेना, लेकिन बाहर निकल आना, भले ही आप निकास पोर्टल तक न पहुंच पाएं। आपका जीवन निस्संदेह उन खजानों से अधिक कीमती है जो आप प्राप्त करेंगे। यह एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण जगह है, लेकिन खजानों, दुर्लभ पौधों, वस्तुओं और लूट से भरी हुई है। यहाँ तक कि अगर आप साहसी हैं तो आप ड्रैगन के अंडे भी चुरा सकते हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी प्राप्त करना आसान नहीं होगा और आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि संभव हो तो एक दूसरे का ख्याल रखें। आप विश्वविद्यालय के सबसे बेहतरीन रिक्रूट्स हैं और हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक ने निर्देश दिए और अंततः प्रवेश पोर्टल खुल गया। शिक्षक का काम बच्चों के सुरक्षित प्रवेश के साथ ही समाप्त हो गया। उन्होंने अपना कीमती मशवरा उन्हें दे दिया था, भले ही वे अच्छी तरह जानते थे कि बहुत से बच्चे उनकी बुद्धिमानी भरी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। एक एक करके सभी ने स्कैनर पर अपना प्रवेश टोकन रखा और वैध पुष्टि होने के बाद उन्होंने कालकोठरी में प्रवेश किया। कालकोठरी की अच्छी बात यह थी कि सभी को 10-10 के समूहों में अंदर रैंडम स्थानों पर टेलीपोर्ट किया गया था ताकि शुरुआती बिंदु पर भीड़ न हो। इस प्रणाली के कारण यूनिवर्सिटी ने ये सुनिश्चित किया कि छात्र कम से कम अपने परिचित चेहरों के साथ प्रकट हों, न कि दुश्मनों के बीच। सिस्टम अधिसूचना: आपने एक सीमित समय वाले वाइल्ड जोन, ड्रैगन्स पैराडाइस में प्रवेश किया है। इसे वापस बैटल जोन में बदलने की समय सीमा 6 दिन, 23 घंटे, 55 मिनट है। सिस्टम टिप्पणी: तुम चींटियां हो जो स्वेच्छा से ड्रैगन की दुनिया में प्रवेश कर रही हो, तुम्हारी बहादुरी मूर्खता के समान है। माया, आरव, आरवी और आदित्य कुछ ऐसे लोगों के साथ एक साथ प्रकट हुए जिन्हें उन्होंने टूर्नामेंट में हराया था। जहां बाकी सभी माया से नफरत करते थे और चैंपियन होने के कारण उसे निशाना बनाना चाहते थे, वे जानते थे कि ये चारों मिलकर एक दुर्जय युद्ध शक्ति हैं और शुरुआत में ही मरने का जोखिम उठाकर खुली लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। इसलिए अनिच्छा से पीछे हटते हुए उन लोगों ने इस समूह को थोड़ी जगह दी और खुद जंगलों की ओर भागने लगे ताकि अन्य लोगों से दूर जा सकें। इस बीच रेड हैंड ग्रुप के सदस्यों ने जानबूझकर प्रवेश समूहों में हेरफेर किया था ताकि प्रवेश के समय वे डाकगुट के खिलाड़ियों पर 7 बनाम 3 की भारी संख्या में भारी पड़े। हालांकि थंडर नेशन प्रशासन का डाकगुट की ताकतों को समर्थन काफी मजबूत था, इसलिए वे केवल 2 समूहों के साथ ही यह चाल चल सके, जबकि बाकी समूह अपने सभी 10 सदस्यों के साथ सुरक्षित अंदर गए। इसके बावजूद शुरू से ही उन 6 डाकगुट के सदस्यों पर हमला बोल दिया गया क्योंकि उनकी संख्या कम थी और रेड हैंड ग्रुप द्वारा उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस बार समूह के आदेश स्पष्ट थे, चाहे उनका अपना व्यक्तिगत लाभ कुछ भी हो, डाकगुट को इस कालकोठरी से महत्वपूर्ण लाभ नहीं होने देना है और किसी भी कीमत पर उन्हें ड्रैगन मोनार्क का अंडा हासिल नहीं करने देना है। रेड हैंड भारे के समूह के सभी सदस्यों ने अपने दाहिने हाथ पर एक लाल स्कार्फ बांधा हुआ था ताकि उनके गुट की पहचान हो सके। जहां अन्य समूह खजाने की तलाश में थे, वहीं रेड हैंड के सदस्य डीमंस को मारने की तलाश में थे। इस बीच ऋतु, आदित्य और उसके बाकी दोस्तों को ड्रैगन्स पैराडाइस में प्रवेश करते देख ऋतु अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हालांकि चूंकि उसे उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त आदेश दिए गए थे कि वह हंगामा न करे और प्रवेश तक छिपा रहे, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी पहचान छिपानी पड़ी और एक कोने में बैठकर उन्हें शांति से प्रवेश करते हुए देखना पड़ा। मैं तुम सबको ढूंढकर तुम्हारा शिकार करूंगा। तुम बच्चे मेरी दुर्दशा के सबसे बड़े कारणों में से एक हो और मैं हार मान लूंगा अगर मैंने तुम्हें इस कालकोठरी से अच्छा माल लेकर बाहर जाने दिया। ऋतु ने प्रतिशोध की भावना से सोचा। वह और उसका समूह उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें प्रशासन द्वारा सुरक्षा दी गई थी और साफ प्रवेश मिला था। कालकोठरी में प्रवेश करते ही वे तुरंत काम पर लग गए और पागलों की तरह ड्रैगन मोनार्क की तलाश शुरू कर दी। क्या आरव और उसके दोस्त इस खतरनाक दुनिया में जीवित रह पाएंगे? कालकोठरी, ड्रैगन्स पैराडाइस एक अनोखी भूमि थी जहां आरव जैसे पृथ्वी निवासी के लिए वनस्पतियां अकल्पनीय थीं। यहाँ के पेड़ 25-45 फीट तक ऊंचे और बेहद घने थे। यहाँ तक कि जमीन पर उगने वाले मशरूम भी 3-4 फीट ऊंचे थे, जिससे ऐसा महसूस होता था मानो वे दिग्गजों की भूमि में आ गए हों। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, आरवी ने ताजी हवा में सांस लेते हुए कहा और खुशी से जमीन पर उछलने लगी। दूसरी ओर आदित्य मशरूमों को भी खुद से ऊंचा देखकर थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। चूंकि आरवी एक एल्फ थी और प्रकृति के बीच पली बढ़ी थी, इसलिए वह इन ऊंचे हरे भरे पेड़ों और स्वस्थ वनस्पतियों के बीच सहज थी, लेकिन समूह के अन्य सदस्यों के लिए यह बिल्कुल नया और अनदेखा इलाका था।
आरव ने पहले ही इलाके पर स्कैन का इस्तेमाल कर लिया था और वह जानता था कि कम से कम अगले 100 मीटर के दायरे में कोई खतरा नहीं छिपा है। सिस्टम अधिसूचना। आपने एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी है। आप ड्रैगन के भय ड्रैगन स्फीयर से प्रभावित हुए हैं। अगले 2 मिनट के लिए आपके सभी स्टैट्स 2% कम हो जाते हैं। समूह ने अपनी पहली ड्रैगन की दहाड़ सुनी। हालांकि यह कम से कम कई किलोमीटर दूर थी, फिर भी इसकी गूंज उनके अंतर्मन तक महसूस हुई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हा, ड्रैगन कोई मजाक नहीं है, आदित्य ने अपनी कमियों को देखते हुए कहा, और समूह ने गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। ड्रैगन्स पैराडाइस एक ऐसा क्षेत्र था जहां टियर 2 से अधिक शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। ये वो सुरक्षित आश्रय स्थल था जहां अधिकांश ड्रैगन अपने अंडे देने और अपने बच्चों को पालने के लिए आते थे। अन्य जानवरों के बच्चों के विपरीत ड्रैगन के बच्चों को परिपक्व होने में बहुत समय लगता था। उन्हें उड़ना सीखने और अपनी मर्जी से आग उगलने में लगभग 2 साल लग जाते थे और खुद शिकार करना सीखने में 6 महीने और लगते थे। इसी चक्र के कारण ड्रैगन माताओं के लिए ये जगह और भी पसंदीदा बन गई थी, क्योंकि इस कालकोठरी के खुलने और बंद होने के बीच ठीक 2.5 साल का समय होता था, जो उनके बच्चों को जीवित रहने का प्रशिक्षण देने के लिए एकदम सही समय था। रुक जाओ दोस्तों, हमारे ऊपर पैरों पर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा है, आरव ने आवाज में थोड़ी तत्परता लाते हुए कहा। समूह के अन्य सदस्यों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और पहरे पर खड़े हो गए। आरव को पूरा यकीन था कि उसने 3 मिनट पहले ही स्कैन किया था और सब साफ था, लेकिन इस बार उनके सिर के ऊपर कुछ छिपा हुआ था, जिसका मतलब था कि वह बिना पता चले उनके ऊपर रेंग कर आ गया था। हिस आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाने वाला एक सांप जैसा जीव अचानक समूह पर झपटा और उसका निशाना वह बड़ा, मोटा और छोटा बौना था। अरे बाप रे! आदित्य चिल्लाया और बहादुरी से अपनी तलवार एनाकोंडा की ओर घोंप दी। तलवार एनाकोंडा की नाक में तो धंस गई, लेकिन उससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। 250 ड्रैकोनिक स्नैक लेवल 140। ये सांप अपनी छिपने की अद्भुत क्षमता के लिए कुख्यात है। यह आमतौर पर अपने इलाके में कमजोर शिकार के आने का इंतजार करता है और फिर उसे चौंका देता है। यदि आपने इस जीव को पहले ही पहचान लिया है, तो इसके हाथों मरने का खतरा काफी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लेने की अधिक क्षमताएं नहीं होती। आरव ने सांप की नाक पर कई फायरबॉल दागे, जिससे सांप स्पष्ट रूप से चिढ़ गया और उसने आरव की ओर जोर से फुकार मारी। श्वा श्वा। ये देखकर कि सांप का ध्यान भटक गया है, आरवी ने उसकी दोनों आंखों पर हमला करने का मौका नहीं गंवाया और उस जीव को पूरी तरह अंधा कर दिया। 3000 क्रिटिकल हिट। 3000 क्रिटिकल हिट। वह जीव दर्द से चीख उठा। आंखों से अंधा होने के बाद वह अब केवल अपनी जीभ पर ही भरोसा कर सकता था, यह महसूस करने के लिए कि दुश्मन कहाँ है। लेकिन उसकी बदकिस्मत थी कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, माया ने उस पर खंजरों की बौछार कर दी। 2300, 1200, 2200, 5000 क्रिटिकल हिट। कुछ खंजर उसके मुंह के अंदर लगे जबकि एक सीधे उसके गले के पार हो गया, जिससे वह विशाल जीव मारा गया। सिस्टम अधिसूचना। आपकी पार्टी ने एक ड्रैकोनिक स्नैक लेवल 140 को मार गिराया है। अनुभव XP 4000। आपको एक ड्रैकोनिक स्नैक की खाल प्राप्त हुई है। सिस्टम अधिसूचना। आपका लेवल बढ़ गया है। सिस्टम टिप्पणी। आखिरकार तुम्हें एक अच्छी पार्टी मिल गई है जो तुम्हें ढो सकती है। हा, मर जा बेवकूफ सांप। आदित्य ने जीत की खुशी मनाई, जबकि समूह ने उसके डर से कांपते पैरों को अनदेखा करने का नाटक किया। आरव का लेवल एक बार बढ़ चुका था और सब ठीक लग रहा था, तभी उसने एक बार फिर स्कैन का उपयोग किया और उसे अपनी पार्टी पर मंडरा रहे खतरे का एहसास हुआ। दोस्तों, पैरों की ओर भागो! आरव तत्परता से चिल्लाया। उसने कांपते हुए आदित्य को एक बौने की तरह उठाया और पास के पेट की ओर गोता लगाया। हालांकि माया और आरवी को आरव की घबराहट भरी चीख का कारण नहीं पता था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसकी बात मानी और छिप गईं। कुछ ही पलों बाद एक निजी जेट जितना चौड़ा पंखों वाला एक विशाल शिकारी पक्षी झपट्टा मारकर नीचे आया और सांप की लाश को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। एरोडैक्टाइल लेवल 290। वायवन प्रजाति का एक जीव जो तेज गति से उड़ने और मजबूत पंजे की पकड़ में माहिर है। यदि आप इसके पंजों में फंस गए, तो आपका इसका भोजन बनना तय है। यह क्या बला थी? आरवी ने शिकायत की, जब उसने उस जीव को उड़ते देखा। उसे एहसास हुआ कि आरव के अलावा उनमें से कोई भी इतने बड़े जीव के आने का आभास तक नहीं कर पाया था। आरव ने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि उसने टियर प्रमोशन के लिए स्कैन कौशल चुना था। इसके बिना पार्टी के 2 सदस्य पक्का सांप या पक्षी का भोजन बन गए होते। हमें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
ये हमारे विश्वविद्यालय का वाइल्ड जोन नहीं है। हम यहाँ ऐसे नहीं टहल सकते जैसे सैर पर निकले हों। हम एक सीधी रेखा में चलेंगे और हम में से प्रत्येक एक दिशा की निगरानी करेगा ताकि खतरा आने से पहले ही हम उसे देख सकें। अपने लंबी दूरी के मंत्र तैयार रखें और भागने के रास्तों पर नजर रखें। हम सांप से लड़ सकते हैं, लेकिन एरोडेक्टाइल जैसे जीवों से बिल्कुल नहीं लड़ सकते। वहां हमें समझदारी दिखानी होगी और सुरक्षित पीछे हटने का विकल्प चुनना होगा, माया ने कहा। समूह ने उसके सुझाव के अनुसार खुद को पुनर्गठित किया और जंगल में और भी सावधानी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया।